नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रूट शिक्षण में। बच्चों, नरेशन की इस जो है लेक्चर्स में हम लोग आज पढ़ेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का हमारा वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सेंटेंस है वो आदेशात्मक वाक्य हो, तो हम कैसे उस प्रत्यक्ष कथन के वाक्य को अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं। बच्चों, इससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अप्रत्यक्ष कथन में इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है तो पहले हमें उस सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे इंग्लिश के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट में जा कर के सेंटेंस टाइप को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सेंटेंस टाइप में हमने सेंटेंस क्या होता है इसके प्रकार पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। एक बार हम थोड़ा सा एक शॉर्ट ले लेते हैं रिव्यू कि हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। ऐसे वाक्यों से आदेश, सलाह, निवेदन, निषेध आदि का बोध होता है। कहने का अर्थ है कि एक आदेशात्मक वाक्य होता है, उन वाक्यों से हम किसी को आदेश देते हैं, सलाह देते हैं। कई बार हम किसी कार्य को करने से रोकते हैं, अर्थात निषेध का बोध होता है ऐसे वाक्यों से। और ऐसे वाक्यों से कई बार जो है आग्रह अर्थात निवेदन का भी बोध होता है। ऐसे वाक्यों की एक और भी खासियत होती है कि ऐसे वाक्य प्रायः 99% केसेस में वर्ब से ही शुरू होते हैं। इनकी शुरुआत वर्ब से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन, प्लीज़ हेल्प मी, सेव वाटर, गो होम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू योर वर्क। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए उन बिंदुओं को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे यदि हमारा प्रत्यक्ष कथन जो है उसमें अगर यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्पेरेटिव होता है तो कैसे हम उसको प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा होता है, जो उसको हम एज पर द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड आदि में बदल देते हैं। हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझेंगे। फिलहाल हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं जो कि परिवर्तन के दौरान हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा वाक्य होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, उसके भाव के हिसाब से उसको हम चेंज कर देते हैं। तो अगर भाव हुआ आदेश का तो हम ऑर्डर कर देते हैं। यदि भाव हुआ सलाह देने का, सुझाव देने का, तो हम एडवाइज्ड या सजेस्टेड भी कर सकते हैं। अगर भाव हमारा निवेदन का है, आग्रह का है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अगर भाव पूछने का, जानने का हुआ तो हम आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर जो सेकेंड चेंज है वो क्या है कि हम कंजंक्शन का यूज नहीं करते। इन्फिनिटिव टू इज यूज्ड, नॉट कंजंक्शन। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि जब भी इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो यहाँ पे हमको इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करना होता है। कंजंक्शन का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, वर्ड्स प्लीज, काइंडली आर रिमूव्ड। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य हमारा शब्द प्लीज आ गया, काइंडली आ गया, जो अमूमन आता है रहता है,
इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों में, तो हम इन शब्दों का जो है प्रयोग नहीं करते हैं जब हम उस प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में परिवर्तित करते हैं, अर्थात इनको हम हटा लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई सेड टू देम कीप साइलेंस, आई सेड टू देम कीप साइलेंस। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि कभी भी नरेशन के प्रत्यक्ष कथन को जब भी हम अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं तो हमारा पहला जो फोकस होता है वो होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को समझना, उसको देखना और उसके नेचर को, उसके प्रकार को फाइंड आउट करना। कीप साइलेंस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कीप साइलेंस का मतलब होता है शांति बनाए रखिए, कीप साइलेंस या फिर शांति बनाए रखो। तो ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे किसी ने आदेश दिया है कि शांति बनाए रखिए या फिर शांति बनाए रखो। तो कीप साइलेंस हमारा जो वाक्य है वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो एज पर द रूल हमने क्या पढ़ा कि यदि हमारा वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो तो हम देखते हैं कि इसका भाव क्या है। तो हमने देखा इस वाक्य से आदेश का बोध हो रहा है। तो इस जो पहला हमारा रूल क्या कहता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के हिसाब से ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या फिर आस्क्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आदेश का भाव है तो हम इसको ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो जो पहला हमारा परिवर्तन है वो रिपोर्टिंग वर्ब का होता है, जो हमेशा हम रिपोर्टेड स्पीच के इम्पेरेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार करते हैं। आई ऑर्डर्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया देम। अब बच्चों सेकंड रूल हमारा क्या है कि इन्फिनिटिव टू इज यूज्ड नॉट कंजंक्शन, अर्थात जब हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही इफ का, ना ही वेदर का। हम यहाँ पे इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे टू लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होता है हम उसको लिख देते हैं। बाकी के परिवर्तन जो प्रोनाउन संबंधित हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस संबंधित हैं, वो पहले की भांति ही हम करते हैं जैसे कि असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में हम करते आ रहे थे। आई होप ये जो एक एग्जाम्पल था इससे आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में बदलेंगे जब हमारा वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का एक आदेशात्मक वाक्य होगा। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। She said to me, save your money. She said to me, save your money. Save your money, हम देख पा रहे हैं जो ये वाक्य है, इस वाक्य से हमें सलाह दिया जा रहा है। Save your money ये एक सलाह दी जाने वाला वाक्य है। तो एज पर द रूल हम क्या करेंगे, She advised me, हमने एडवाइज का यूज किया क्योंकि यहाँ पे सलाह देने का बोध हो रहा है। तो हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को एडवाइज में बदल लिया। उसके बाद हमने टू का प्रयोग किया और बाकी जो हमारा सेंटेंस है उसको हम लिख देते हैं। योर यहाँ पे प्रोनाउन है, जैसा कि बताया मैंने, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हम पहले की तरह ही करते हैं। योर जो है वो एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात मी से। अब जो योर है पर्सन तो सेकेंड है, लेकिन इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये पजेसिव केस में है। ये प्रोनाउन जो योर है हमारा ये पजेसिव केस में है। तो जब इसको हम ऑब्जेक्ट मी से बदलेंगे तो हम मी के पजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं जो कि माई होता है। तो हम यहाँ पे माई मनी कर देते हैं। तो इस प्रकार से सी सेड टू मी सेव योर मनी, उसने मुझसे कहा अपने पैसे बचाइए या अपने पैसे बचाओ। तो इस प्रत्यक्ष कथन का जो अप्रत्यक्ष कथन बनाया हमने वो क्या हुआ, शी एडवाइज्ड मी टू सेव माई मनी, उसने मुझे मेरे पैसे को बचाने का सलाह दिया। तो इस प्रकार से हम बहुत आराम से
जो है प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में बदल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। राम सेड प्लीज हेल्प माय फ्रेंड। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लीज हेल्प माय फ्रेंड, इस वाक्य से हमें रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन का बोध हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है, समझिएगा। राम सेड प्लीज हेल्प माय फ्रेंड, ये बात स्पष्ट है यहाँ पे कि राम जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, अर्थात वो आग्रह कर रहा है। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दिया। अब प्लीज हेल्प माय फ्रेंड, प्लीज हेल्प माय फ्रेंड जो है हमने पढ़ा कि जो हमारा शब्द प्लीज काइंडली होता है इसको हम हटा लेते हैं। लेकिन एक बात बच्चों आपको और ध्यान रखना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये रूल हमेशा हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों में अप्लाई करते हैं। वो क्या है कि चूंकि जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सदैव हिडन होता है, जो कि यू होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो इसीलिए होता क्या है कि जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्य को बनाते हैं अप्रत्यक्ष कथन में, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा ले सकते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, हम ऑब्जेक्ट हमेशा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि प्लीज हेल्प माय फ्रेंड इसमें जो सब्जेक्ट यू है वो हमेशा छिपा होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यू है बट लिखा नहीं जाता, वो छिपा होता है। तो यू के होने के कारण, यू की मौजूदगी के कारण हमको ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। कहने का मेरा अर्थ यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो आपको दिया रहेगा, 99% केस में आपको ऑब्जेक्ट दिया होता है। अगर नहीं दिया गया है, बाय चांस अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट लेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट हम क्यों लेंगे, मैंने बताया आपको जैसा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो यू होता है वो अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट हमेशा लेना पड़ता है अगर नहीं दिया गया है तो। और बच्चों ज़्यादातर मामलों में आप पाओगे कि ऑब्जेक्ट आपको दिया ही रहेगा, प्रश्न में ही आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। बट इन केसेस अगर आपको नहीं दिया गया है तो हमेशा आप ले सकते हैं। राम रिक्वेस्टेड मी, अब प्लीज को हम हटा देंगे एज पर द रूल और सीधा हम टू करके टू हेल्प माय फ्रेंड। माय जो है एक प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और ये किसे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अर्थात राम से बदलेगा। अब जो माय हमारा है वो पॉजेसिव केस में है, तो जब ये राम से बदलेगा तो राम के लिए सब्जेक्ट केस ही, ऑब्जेक्ट केस हिम, पॉजेसिव केस हिज होता है। तो हम यहाँ पे हिज फ्रेंड कर देते हैं। तो राम सेड प्लीज हेल्प माय फ्रेंड, राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिज फ्रेंड। यहाँ पे जो नहीं कि हम मी लें, आप यहाँ पे हिम भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप हर भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हम जब भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में अपनी तरफ से लेते हैं तो प्रोनाउन वो फर्स्ट पर्सन से अर्थात मी या फिर अस, या फिर थर्ड पर्सन से अर्थात हिम, हर, देम, जो भी उचित हो ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हुआ, राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिज फ्रेंड, या फिर राम रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हिज फ्रेंड, या फिर राम रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिज फ्रेंड। बच्चों आई होप आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है तो कैसे उसको हम बदलेंगे अप्रत्यक्ष कथन में, वो समझ में आया होगा। बच्चों हमारे साथ बने रहिए, और अब आपको वीडियो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का जो टेलीग्राम का लिंक है वो मिल जाएगा। आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम के चैनल रुद्र शिक्षण में जो है एड हो जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन वो नोट्स आप खुद बना भी सकते हैं और वो आपको फ्यूचर में भी आने वाले एग्ज़ाम्स में मदद करेगा। धन्यवाद।